Assalamu alaikum students. Today we'll discuss another topic of accounting, that is bank reconciliation. Now what is bank reconciliation? Normally कोई भी बिजनेस अपने पास जब अपने बिजनेस की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इट हैज़ टू कीप सम कैश जिसके थ्रू वो अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। कुछ बाय करना हो, कुछ परचेज करना हो, कुछ सैलरीज पे करनी है, रेंट पे करना है। फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़ बिजनेस नीड्स कैश। बिजनेस दो तरह से कैश अपने पास रख सकता है। एक तो फ्री कैश की फॉर्म में कैश होता है बिजनेस के पास। फ्री फॉर्म में मीन्स कि वो कैश जो कि इन हैंड मौजूद है, ठीक है। फिर बिजनेस एक और तरह से भी अपने पास कैश मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज़ बाय कीपिंग दैट कैश विद द बैंक। नॉर्मली एक इंडिविजुअल की भी एग्जांपल लो तो वो भी कुछ कैश अपने पास घर में रखता है जिससे वो अपने डेली के खर्चे पूरे करता है, और इसके अलावा जितना इन एक्सेस ऑफ नीड होता है वो कैश बैंक में रख देता है। इसके दो फ़ायदे होते हैं। बैंक में कैश रखने से दो बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो ये कि वो पैसा सेफ रहता है, घर में होगा चोरी हो जाएगा, कोई ले जाएगा, कहीं आप एक्स्ट्रा खर्च कर दोगे। और दूसरा बैंक में रखने का फ़ायदा ये होता है कि बैंक में कैश पड़ा होता है तो उस पर कुछ ना कुछ बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा होता है, रिटर्न मिल रहा होता है। तो बिजनेस नॉर्मली ऐसे ही काम करते हैं, अपने पास कुछ अमाउंट का कैश इन हैंड रखते हैं, बाकी रिमेनिंग सारा कैश बैंक में पड़ा हुआ होता है। सेकेंडली, बिजनेसेस अपनी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ होते हैं उनको भी क्या करते हैं, थ्रू बैंक परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, बिजनेस ने किसी को पेमेंट करनी है तो उसको इन हैंड कैश देने के बजाय वो प्रेफर करेगा कि एक चेक की फॉर्म में पेमेंट कर दी जाए, या किसी से कैश रिसीव करना है तो वहाँ पे भी बिजनेस प्रेफर करता है कि उसको पेमेंट चेक की फॉर्म में मिल जाए, बैंक के थ्रू कैश ट्रांसफ़र हो जाए। इसका फ़ायदा होता है कि जी किसी भी पेमेंट और किसी भी कैश की रिसीविंग का बिजनेस के पास डुअल रिकॉर्ड हो जाता है। एक रिकॉर्ड जो कि बिजनेस के पास होता है, दूसरा रिकॉर्ड बैंक के पास होता है। क्योंकि जब एक बंदा बैंक में अकाउंट खोलता है तो वो बैंक भी तो उस अकाउंट होल्डर का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन कर रहा होता है ना, कि इस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में कितना पैसा आया, कितने पैसा गया है। इसका मतलब है कि एक हमारे पास कैश का रिकॉर्ड होता है जो बिजनेस के पास होता है, सेकंड हमारे पास कैश का रिकॉर्ड होता है जो बैंक के पास होता है। ठीक है। जो बैंक के पास अकाउंट होल्डर का कैश रिकॉर्ड होता है वो बैंक शेयर करता है अपने अकाउंट होल्डर्स के साथ आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। नॉर्मली मंथ के एंड पे शेयर कर दिया जाता है, या क्वार्टर के एंड पे भी शेयर किया जा सकता है, या ईयर एंड पे भी शेयर किया जाता है। और ये बैंक शेयर करता है इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ अ बैंक स्टेटमेंट। आपने सुना होगा कि अगर आपके किसी फैमिली में किसी का बैंक में कोई अकाउंट है तो उनको एट द एंड ऑफ द ईयर एक बैंक स्टेटमेंट रिसीव होती है। वो बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? वो बैंक स्टेटमेंट एक पिक्चर होती है जो कि शो कर रही होती है कि किसी भी पीरियड में अकाउंट होल्डर के अकाउंट में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना कैश आया, कितना कैश गया। ये तमाम रिकॉर्ड एक पेज पे प्रिंट करके बैंक शेयर करती है अपने कस्टमर्स के साथ, अपने अकाउंट होल्डर्स के साथ इन फॉर्म ऑफ अ बैंक स्टेटमेंट। इस पीस ऑफ पेपर को बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। तो हम थोड़ा सा अपनी आज के लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली बिजनेस कीप्स some amount of cash for minor transactions in hand, and remaining major balance is kept with business. Businesses then manage cash directly from their bank account. जितने भी इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं उसके लिए बिजनेस जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है वो हम अभी तक देख चुके कि कैश लेजर में जितना भी कैश आता है कैश डेबिट होता है, जितना कैश जाता है वो क्रेडिट होता है, और ये कैश का तमाम रिकॉर्ड हमारे पास एक जगह कंपाइल हो रहा होता है, एक जगह क्लासीफाई हो रहा होता है कैश के लेजर में। सिमिलरली बैंक भी अपने पास तमाम डिपॉजिट होल्डर्स का डिपॉजिट्स का, तमाम विड्रॉल्स का रिकॉर्ड रखता है, और वो रिकॉर्ड शेयर करता है इन फॉर्म ऑफ बैंक स्टेटमेंट रेगुलर इंटरवल्स पे। इसका मतलब है बिजनेस के पास दो तरह के कैश रिकॉर्ड्स होते हैं। एक कैश का रिकॉर्ड होता है जो इंटरनली मेंटेन हो रहा होता है कैश लेजर में, दूसरा वो कैश का रिकॉर्ड होता है जो बैंक भेजता है बैंक स्टेटमेंट की फॉर्म में। मतलब बिजनेस के पास दो जगह पे कैश की वैल्यू लिखी होती है, कैश की वैल्यू रिपोर्ट हो रही होती है। समटाइम्स ये जो कैश का रिकॉर्ड है इंटरनल रिकॉर्ड और बैंक के पास जो रिकॉर्ड था, समटाइम्स देयर मे बी सर्टन सिचुएशंस जहाँ पे ये दोनों कैश की वैल्यूज़ मैच ना करें।
फॉर मतलब कि मेरे कैश के लेजर में कैश रिपोर्ट हो रहा था $4,000 का, जबकि बैंक ने जब बैंक स्टेटमेंट बना के भेजी तो उसने रिपोर्ट किया कि बैंक अकाउंट में आपके पास लेट्स सपोज $5,000 पड़े हैं। जो डिफरेंस आया है इंटरनल रिकॉर्ड्स और बैंक के रिकॉर्ड में, इसके कुछ जेन्युइन कुछ वैलिड रीजंस भी हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है ना कि कोई फ्रॉड वगैरह हुआ, इंटरनली जो कैश हमारे पास आया रिकॉर्ड्स में आया वो कोई अकाउंटेंट अपने घर ले गया, चोरी कर लिया, फ्रॉड कर लिया। लेकिन देर मे बी सर्टेन जेन्युइन रीजन जिनकी वजह से हमारे इंटरनल कैश का रिकॉर्ड डिफर करता है बैंक के रिकॉर्ड से। मतलब जितना कैश इंटरनली बिजनेस में रिपोर्ट हो रहा है, लिखा हुआ है, वो कैश की वैल्यू डिफरेंट होती है बैंक में जितना कैश एक्चुअली पड़ा होता है। ये जो डिफरेंस इन कैश आया है इसका मेजर रीज़न ये है टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस इन रिकॉर्डिंग कैश विड्रॉल्स और कैश डिपॉजिट्स। मतलब कि बास टाइम ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कोई कैश आया, मतलब बिजनेस ने कोई कैश रिसीव किया, जिस टाइम पे बिजनेस ने कैश रिसीव किया बिजनेस ने अपने पास इंफॉर्मेशन अपडेट कर ली होगी, लेकिन ड्यू टू टाइम डिफरेंस अगर ये इंफॉर्मेशन बैंक तक नहीं पहुंचती है बैंक के पास नहीं जाती है ये इंफॉर्मेशन इंटरनल रिकॉर्ड में मेंटेन अपडेट हो गई है, बैंक के रिकॉर्ड्स में अपडेट नहीं की गई है, इस केस में इंटरनल रिकॉर्ड और बैंक का रिकॉर्ड डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, वो हमें पेमेंट करता है चेक के थ्रू, चेक की फॉर्म में, तो वो कस्टमर ने क्या किया होगा, एक चेक साइन करके हमारे ऑफिस में आके दे देता है। जब ऑफिस में वो चेक रिसीव किया गया तो अकाउंटेंट क्या करेगा, उस चेक को कंसिडर करेगा कैश की पेमेंट, कि उसको पैसे मिल गए हैं, बिजनेस को पैसे मिल गए हैं। वो अकाउंटेंट अपने रिकॉर्ड्स में कैश डेबिट कर देगा, मतलब कैश को इंक्रीज कर देगा। सही होती है बात। अब ये जो चेक है ये हमने बैंक को नहीं भेजा क्योंकि एक्चुअल कैश तो ट्रांसफ़र होगा चेक से बैंक के थ्रू, लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न ये बैंक के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, ये चेक वहां तक नहीं जाता और उससे पहले बैंक का क्लोजिंग टाइम आ जाता है क्लोजिंग पे बैंक क्या करेगा, बैंक स्टेटमेंट बनाएगा अपने अकाउंट होल्डर्स की और उन सब को बाय पोस्ट भिजवा देता है अब जो बैंक स्टेटमेंट बिजनेस रिसीव करेगा उसमें वो इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई होगी जो चेक बिजनेस ने रिसीव कर लिया था। अपने पास हमने कैश को रिकॉर्ड किया होगा, कैश को डेबिट किया होगा, मगर बिजनेस ने वो कैश की रिसीविंग शो नहीं की होगी। इस तरह के कुछ और भी इंस्टेंसेस हो सकते हैं जो हम आगे चल के देखते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन प्रोसेस के दरमियान बिजनेस क्या करता है, बिजनेस को इट नीड्स टू आइडेंटिफाई द रीजंस जिसकी वजह से ये इंटरनल कैश का रिकॉर्ड बैंक के कैश के रिकॉर्ड के इक्वल नहीं है। उन रीजंस को आइडेंटिफाई करना, उन डिफरेंसेस को रेक्टिफाई करना, मतलब ख़त्म करना, इंटरनल कैश रिकॉर्ड को बैंक के कैश रिकॉर्ड के इक्वल लेके आना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन। To do a bank reconciliation, a business would match the cash balance in the ledger जो internal record है with business's bank statement, बैंक का जो record है, determining the differences between the two in order to make changes to the accounting records, resolve any discrepancies and identify fraudulent transactions. अब बैंक स्टेटमेंट जो बनाई जाती है उसको बनाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, कुछ प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जिसके बाद एट द एंड ऑफ दैट प्रोसेस एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, एक रिपोर्ट की फॉर्म में बिजनेस बताता है कि हमारे क्या इंटरनल कैश रिकॉर्ड में क्या क्या डिफरेंसेस थे, क्या क्या वैल्यूज़ ऐसी थी जो कि डिफ़र करती थी फ्रॉम द बैंक रिकॉर्ड। उन डिफरेंसेस को किस तरह से ख़त्म करना है और अपने इंटरनल कैश रिकॉर्ड को हमने किस तरह से एक्सटर्नल कैश रिकॉर्ड के बराबर लेके आना है। जो बैंक स्टेटमेंट हम रिसीव करते हैं उसमें हमारे अकाउंट में जितने भी कैश डिपॉजिट्स या जितने भी विड्रॉल्स हो रहे होते हैं ओवर द टाइम, वो सारे के सारे बैंक स्टेटमेंट में रिपोर्ट किए जाते हैं। इस बैंक स्टेटमेंट में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है
जो कि सिर्फ बैंक ने अपने पास रिकॉर्ड की होती है, वो इन्फॉर्मेशन बिजनेस के पास नहीं पहुंची होती है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स। अगर हमारे बैंक अकाउंट में कुछ भी कोई भी डायरेक्ट डिपॉजिट होता है, डायरेक्ट विड्रॉल्स होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन बैंक ने अपने पास अपडेट टाइम से कर दी होती है, वो इन्फॉर्मेशन बाज़ दफ़ा बिजनेस को लेट पहुंचती है, बिजनेस के पास नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक कस्टमर ने पेमेंट करनी थी, वो कस्टमर इंस्टेड ऑफ कमिंग टू आवर ऑफिस क्या करता है, वो सीधा चला जाता है बैंक और बैंक में जाके चेक डिपॉजिट कर देता है। किसी वजह से वो कस्टमर बिजनेस को इन्फॉर्म नहीं कर पाया कि जी हाँ मैंने ये चेक के थ्रू पेमेंट कर दी है, तो बिजनेस के रिकॉर्ड में तो कैश रिसीव नहीं हुआ होगा, लेकिन बैंक के रिकॉर्ड में वो कैश रिसीव हो चुका होगा। ठीक है ना। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है जो इंटरनल रिकॉर्ड्स में मौजूद नहीं होती? बैंक चार्जेस वगैरह। जब बैंक अपने कस्टमर को कुछ सर्विस देता है तो हर महीने उसके चार्जेस काटता है। सर्विसेज मतलब लाइक मोबाइल बैंकिंग होती है, इंटरनेट ऑनलाइन बिजनेस बैंकिंग होती है, इसके अलावा चेकबुक की फैसिलिटी होती है, एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स इशू करते हैं। तो इन तमाम सर्विसेज के बैंक क्या करता है, चार्जेस काटता है, पैसे कट करता है। अभी जो चार्जेस कट होते हैं वो बैंक डायरेक्टली हमारे अकाउंट में से माइनस कर रहा होता है, डिडक्ट कर रहा होता है। जितने भी बैंक चार्जेस बैंक काटता है वो इन्फॉर्मेशन बैंक ने अपने पास रिकॉर्ड की होती है। ये इन्फॉर्मेशन बिजनेस को तब मिलती है जब बिजनेस वो बैंक स्टेटमेंट रिसीव करता है, उससे पहले बिजनेस को पता नहीं होता कि हमारे कितने चार्जेस कट चुके हैं। इसके अलावा बिजनेस अकाउंट्स पे बैंक इंटरेस्ट देते हैं। आपने अपना पैसा बैंक में रखा हुआ है तो बैंक उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपको दे रहा होता है। तो अकाउंट होल्डर्स को जितना भी इंटरेस्ट मिलता है वो डायरेक्ट वे ऐड हो जाता है उस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में। तो अगर बिजनेस ने अपना अकाउंट बैंक में खोला हुआ है और उस पर कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो इंटरेस्ट बिजनेस के अकाउंट में डायरेक्ट वे ऐड हो जाता है। ये इन्फॉर्मेशन बिजनेस को तब पता चलती है जब बैंक स्टेटमेंट आती है, उससे पहले बिजनेस को पता नहीं होता कि हमें कितना इंटरेस्ट मिल चुका है हमारे पैसे पे। तो ये वो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि बैंक ने अपने पास रिकॉर्ड की होंगी और ये इन्फॉर्मेशन बिजनेस ने अपने पास नहीं रिकॉर्ड की थी। इस वजह से क्या हो सकता है, डिफरेंस आ सकता है हमारे बैंक के रिकॉर्ड में और हमारे इंटरनल कैश रिकॉर्ड्स में। ठीक है। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जो हमारे इंटरनल रिकॉर्ड्स में अपडेट हुई होती है और बैंक के रिकॉर्ड में वो अपडेट नहीं हो सकती। वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं? बास्ट में ऐसा हो सकता है कि हमने कोई कैश रिसीविंग का या कैश की पेमेंट का चेक ड्रॉ किया, चेक के थ्रू हमने कैश रिसीव किया या चेक के थ्रू हमने कैश पे किया, और किसी वजह से वो जो चेक था, जो चेक इशू किया था बिजनेस ने फॉर पेमेंट या किसी और ने इशू किया फॉर रिसीविंग द कैश, वो चेक हमारे बैंक तक टाइम पे नहीं पहुंचा, क्लोजिंग आवर्स के बाद पहुंचा। तो क्लोजिंग के टाइम पे बैंक ने हमारे इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके बैंक स्टेटमेंट बना दी होगी, उसमें हमारा कैश रिपोर्ट हो रहा होगा। उस बैंक स्टेटमेंट में वो जो चेक्स देर से पहुंचे बैंक के पास, वो वैल्यू, वो इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रही होगी। इस वजह से हमारी बैंक स्टेटमेंट में जो कैश लिखा होता है, कैश की अमाउंट लिखी होती है, इट मे डिफर फ्रॉम द कैश रिपोर्टेड इन आर इंटरनल रिकॉर्ड्स। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हमने ख्याल रखना है कि अभी तक हमने देखा था कि जब भी बिजनेस का कैश इंक्रीज होता है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं एज अ डेबिट, और जब कैश डिक्रीज होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है एज अ क्रेडिट। बैंक के पास से हमें बैंक स्टेटमेंट मिलती है, उस बैंक स्टेटमेंट में हम एक चीज़ देखेंगे कि हमारा जितना कैश लिखा होता है वो एज क्रेडिट वैल्यू शो हो रहा होता है। जितना हमारा कैश डिपॉजिट बैंक के पास पड़ा होता है वो एज अ क्रेडिट वैल्यू शो हो रहा होता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि बेसिकली बैंक के पास हमारा कैश पड़ा होना उस बैंक का एसेट नहीं, उस बैंक की लाइबिलिटी है। लेट्स सपोज मैंने HBL बैंक में अकाउंट खोल के 10,000 रुपये उसमें डिपॉजिट कर दिए हैं। नाउ दैट HBL बैंक इज़ लाइबल टू पे बैक दैट 10,000 व्हेन एवर आई डिमांड। तो जितने भी कैश डिपॉजिट्स बैंक के पास जाते हैं वो उस बैंक के लिए बेसिकली एक तरह की लाइबिलिटी होते हैं। इसलिए जब हम बैंक स्टेटमेंट रिसीव करते हैं उसमें जितना भी कैश डिपॉजिट होता है वो
एक लाइबिलिटी के तौर पे एक्ट कर रहा होता है तो क्रेडिट लिखा होगा उसके साथ, और जितने भी कैश विड्रॉल्स होते हैं वो डिक्रीज इन लाइबिलिटी ऑफ अ बैंक शो करते हैं, तो तमाम पेमेंट्स एज डेबिट शो हो रही होंगी। ठीक होती है बात। अब इस तमाम प्रोसेस को, मतलब जो हम कंपेयर करते हैं इंटरनल कैश के रिकॉर्ड को एक्सटर्नल कैश के रिकॉर्ड के साथ, इसको रिपोर्ट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का बनाने का मकसद यह है कि हम इंटरनल कैश के रिकॉर्ड और बैंक के कैश के रिकॉर्ड में डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाई कर सकें, डिफरेंसेस आइडेंटिफाई कर सकें जो कि आ रही होती हैं ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंसेस। और अगर इसके अलावा कोई और रीज़न हो, जिसमें कोई फ्रॉड वगैरह हो, या कोई हमारे मतलब हम लेट्स सपोज बिजनेस ने एक चेक ड्रॉ करके भेजा अकाउंटेंट के हाथ या किसी कंसर्न बंदे के हाथ, उसने वो चेक डिपॉजिट नहीं किया बैंक में और वो बंदा फ्रॉड था, पैसे लेके भाग गया, तो तब भी क्या होगा, तब भी डिफरेंस आएगा ना। इंटरनल कैश रिकॉर्ड में हमने कोई पेमेंट शो कर दी होगी, वो बैंक के उसमें रिकॉर्ड में शो नहीं हो रही, कोई कैश रिसीविंग शो नहीं हो रही होगी। इन केसेस में हमारे बैंक का रिकॉर्ड, कैश रिकॉर्ड, और हमारे बिजनेस का कैश रिकॉर्ड डिफरेंट हो सकता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई किस तरह से जाती है, इसमें कुछ सर्टन स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है वी नीड टू कंपेयर द डिपॉजिट्स। हमारे इंटरनल रिकॉर्ड्स में जितना भी कैश का डिपॉजिट और विड्रॉल्स आए हुए हैं उनको हम कंपेयर करते हैं बैंक स्टेटमेंट के साथ। बैंक स्टेटमेंट में भी लिखा होगा कि हमारे अकाउंट में इतना इतना कैश आया, इस दिन पे कैश आया, उसको कंपेयर करते हैं हम अपने इंटरनल कैश रिकॉर्ड के साथ कि क्या वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जब बैंक ने हमारे कैश को इंक्रीज़ किया था तो क्या हमारे इंटरनल रिकॉर्ड में भी वो कैश डेबिट हो रहा था। तो जितने भी मैच्ड आइटम्स होते हैं जो कि इंटरनल रिकॉर्ड में भी लिखे होते हैं और बैंक के रिकॉर्ड में भी लिखे होते हैं, हम उनको अपनी आसानी के लिए टिक करते रहते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए ये इन्फॉर्मेशन है जो दोनों स्टेटमेंट्स में, इंटरनल रिकॉर्ड में भी और बैंक स्टेटमेंट में भी, दोनों में मौजूद है। फिर हम क्या करते हैं, ऐसी आइटम्स, ऐसी वैल्यूज़ जो हमारे बैंक स्टेटमेंट में मिसिंग हो या कैश लेजर में मिसिंग हो, उनको हम इनसर्कल कर देते हैं। मतलब कोई कैश डिपॉजिट हमारे बैंक के रिकॉर्ड में लिखा हुआ था मगर वो इंटरनल कैश लेजर में नहीं लिखा हुआ था, तो मैं बैंक स्टेटमेंट पे उसको अपनी आसानी के लिए इनसर्कल कर लेती हूँ ताकि मुझे आइडेंटिफाई हो जाए, याद हो जाए, पता चल जाए कि ये वाली इन्फॉर्मेशन मेरे इंटरनल रिकॉर्ड में मिसिंग है। सिमिलरली अगर कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनल कैश रिकॉर्ड में मिसिंग थी तो हम वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। जितने भी इनसर्कल्ड आइटम्स होते हैं, दीज आर बेसिकली दोज वैल्यूज, दोज अमाउंट्स जिनके लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। Second step in preparing bank reconciliation statement is we need to adjust the cash account. हम स्टार्ट में क्या करते हैं, जो अपने इंटरनल कैश की वैल्यू लिखी होती है, इंटरनल कैश का अमाउंट हमारे लेजर में शो हो रहा होता है, हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टार्ट करते हैं उस अमाउंट को एडजस्ट करके। अब ये एडजस्टमेंट किस इन्फॉर्मेशन के लिए करनी होती है, अपने इंटरनल कैश रिकॉर्ड को हमने एडजस्ट क्यों करना है, क्योंकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें पता चली थी बैंक स्टेटमेंट से जो बैंक ने अपडेट की हुई थी, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अपडेट नहीं हुई हुई थी। इसमें 3 बेसिक तरह की एक्टिविटीज़ आ सकती हैं। पहली चीज़ तो बैंक के चार्जेस। पहले भी मैंने बताया कि लास्ट टाइम जब हम बैंक की सर्विसेज यूज़ करते हैं, बैंक अपने सर्विस चार्जेस काटता है, डिडक्ट करता है, माइनस करता है, हमारे अकाउंट से पैसे निकाल रहा होता है, उसके चार्जेस कट कर रहा होता है। अब जितने भी बैंक चार्जेस होते हैं वो डायरेक्ट हुए हमारे अकाउंट से माइनस हो रहे होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बिजनेस को तब पता चलती है जब उसको बैंक स्टेटमेंट मिल जाती है, उससे पहले बिजनेस को पता नहीं होगा कि हमारे कितने चार्जेस कटे हैं, ठीक है ना। तो ये जो बैंक चार्जेस पे किए अकाउंट होल्डर ने, वो इन्फॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट में अपडेट हुई होती है, माइनस की होती है, इंटरनल कैश रिकॉर्ड से उसको माइनस करना पड़ता है ड्यूरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन। सेकेंडली अकाउंट होल्डर ने, बिजनेस ने जितना भी इंटरेस्ट अर्न किया होता है वो डायरेक्ट वे ऐड हो जाता है हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। जब रिकन्सिलिएशन बनाने लगते हैं, बैंक स्टेटमेंट को देखते हैं कि हमें इस पीरियड में, इस मंथ में इतना इंटरेस्ट मिला है, तो कैश अकाउंट को एडजस्ट करना पड़ता है उस रिसीव्ड इंटरेस्ट के लिए।
इसके अलावा कैश अकाउंट को एडजस्ट किया जाता है फॉर NSF नेट सफिशिएंट नॉट सफिशिएंट फंड चेक। ये क्या होते हैं? बेसिकली होता है ऐसे कि लेट्स सपोज एक कस्टमर था, उसने मुझे चेक के थ्रू किसी सेल्स की पेमेंट की, 5,000 का चेक काट के उस कस्टमर ने मुझे मतलब बिजनेस को पे कर दिया। जब बिजनेस ने वो चेक रिसीव किया तो क्या किया होगा? बिजनेस के अकाउंटेंट ने कैश रिसीव लिख दिया होगा, मतलब कैश को डेबिट कर दिया होगा विद 5,000। फिर ये चेक भेज दिया जाता है बैंक के पास। बैंक क्या करता है? चेक रिसीव करता है और बिजनेस के अकाउंट को इंक्रीज कर देता है बाय 5,000। ठीक हो गई बात? अब ये जो अगर जो चेक है ये किसी और बैंक का अगर हो, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जो चेक है, जो बैंक्स होते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे एक दूसरे से क्लियरेंस करवाते हैं। भाई हमने तुम्हारे बैंक के ये वाला चेक, इतने अमाउंट का चेक रिसीव किया है, क्या कस्टमर के अकाउंट में इतने पैसे हैं तो आप वो ट्रांसफ़र कर दें। जब दिन ख़त्म होता है हमारे बैंक ने वो चेक इशूअर के पास भेज दिया कि जी इस अकाउंट से इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो, 5,000 का चेक था वो 5,000 ट्रांसफ़र कर दो। दूसरा बैंक हमारे बैंक को कॉल करके क्या बताता है कि जी ये जो अकाउंट होल्डर है इसके अकाउंट में तो इतने पैसे नहीं हैं, 5,000 रुपये नहीं हैं। तो क्या होगा कि वो जो सेकंड बैंक था वो हमारे बैंक को वो चेक वापस कर देता है और उस पर लिख देता है NSF नॉट सफिशिएंट फंड। अब हमारा बैंक क्या करेगा? क्योंकि वो पहले तो हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर चुका है, वो उनको रिवर्स कर देता है, कैश माइनस कर देता है, क्योंकि एक्चुअली कोई कैश ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब ये इन्फॉर्मेशन बैंक ने अपडेट कर दी होगी, हमें पता नहीं चलेगा। वो तब हमें पता चलेगा, हमने तो अपने पास कैश लिखा हुआ है, मंथ के एंड पे हमें बैंक स्टेटमेंट मिलती है, उसमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि जी ये वाला चेक बाउंस बैक हो गया था। ठीक है ना? इसके अलावा लास्ट टाइम हमारे इंटरनल कैश अकाउंट को हमने एडजस्ट करना होता है फॉर सर्टन एरर्स। लास्ट टाइम ऐसा हो सकता है कि कैश को रिकॉर्ड करते टाइम, पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते टाइम कुछ ऐसे एरर अकर हो जाएं जो हमें आइडेंटिफाई होते हैं जब हम बैंक स्टेटमेंट रिसीव करते हैं। क्या हो सकता है इसमें? फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं अपने बैंक के थ्रू, होता है ना, बैंक के थ्रू आप पेमेंट्स कर रहे होते हैं यूटिलिटीज़ की। तो लेट्स सपोज बिजनेस का यूटिलिटी बिल है वो पे होता है थ्रू बैंक। बिल आया था $5,000 का, अकाउंटेंट ने गलती से इसको $4,000 अपने पास इंटरनली रिकॉर्ड किया। एक्चुअली बिल पे किया बैंक से डायरेक्टली, बिल पे हो गया था 5,000। तो बैंक स्टेटमेंट में 5,000 का डेबिट शो हो रहा होगा, मतलब 5,000 का डिक्रीज, 5,000 की पेमेंट शो हो रही होगी। लेकिन गलती से अकाउंटेंट ने इस 5,000 को 4,000 लिख दिया था। इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट में 4,000 शो हो रहा था। और जब हम बैंक स्टेटमेंट देखेंगे और अपने इंटरनल रिकॉर्ड को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल बिल की पेमेंट थी 5,000 जो बैंक ने पे किया है। ठीक है, गलती से अकाउंटेंट ने इस 5,000 को 4,000 लिख दिया था। तो अब अपने कैश अकाउंट को हमने इस एरर के लिए एडजस्ट करना है और 1,000 की पेमेंट को शो करके। ठीक हो गई बात? ये था सेकंड स्टेप ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? अब हमने ये सेकंड स्टेप में अपने कैश अकाउंट को एडजस्ट कर दिया फॉर द इंफॉर्मेशन जो कि हमने बैंक में रिकॉर्ड हुई हुई थी और हमारे कैश अकाउंट के पास वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं हुई हुई थी। हमें बिजनेस को वो इन्फॉर्मेशन बाद में पता चली। तो कैश अकाउंट को सबसे पहले हमने एडजस्ट कर दिया उन तमाम वैल्यूज़ के लिए, उन तमाम कैश की रिसीविंग और कैश की पेमेंट्स के लिए जो बैंक में हो चुकी थी रिकॉर्ड, हमने अभी रिकॉर्ड नहीं की थी। ठीक होती बात? थर्ड स्टेप में हमने अपने उस कैश रिकॉर्ड को थोड़ा सा और एडजस्ट करना है। क्यों? क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो हमने तो रिकॉर्ड की मगर वो बैंक के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची थी। जिसमें मैंने एग्जांपल दी थी कि एक कस्टमर ने हमें चेक के थ्रू पेमेंट किया, $2,000 की पेमेंट की, तो अकाउंटेंट ने अपने इंटरनल रिकॉर्ड्स में लिख दिया होगा कि 2,000 कैश रिसीव किया, मतलब 2,000 का कैश डेबिट हो गया। ये चेक बैंक के पास नहीं पहुंचा। अगर ये चेक बैंक के पास नहीं पहुंचा तो एक्चुअली बैंक अकाउंट में हमारा कैश ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ये हमने इन्फॉर्मेशन टाइम से पहले अपने पास अपडेट कर ली। एक्चुअल कैश की ट्रांसफ़र बाद में हुई है, उस टाइम पे नहीं हो सकी पॉसिबल ड्यू टू टाइम डिफरेंसेस। अब ये जो मैंने कैश को ऐड अपने पास कर लिया था, एक्चुअली ये कैश में ऐड नहीं हुआ था ना, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने कैश अकाउंट को एडजस्ट करना चाहिए, इस एडेड कैश को रिवर्स कर लेना चाहिए, मतलब माइनस कर लेना चाहिए। ठीक होती है बात? तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आपको
अपने कैश बैलेंस को और एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें बेसिक 3 तरह की एडजस्टमेंट्स आती हैं। एक होता है डिपॉजिट एंड ट्रांजिट। ऐसे हमारे अकाउंट में डिपॉजिट्स जो कि बिजनेस ने अपने पास रिकॉर्ड कर लिए हैं मगर बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, जो मैंने भी एग्जांपल दिया आपको। सेकेंडली आउटस्टैंडिंग चेक्स वो चेक्स होते हैं जिनकी पेमेंट अभी ड्यू होती है। फॉर एग्जांपल मैंने सप्लायर को चेक के थ्रू पेमेंट की, तो इंटरनल रिकॉर्ड में मैं क्या लिख दूंगी, कैश क्रेडिट हो गया, कैश कम हो गया क्योंकि मैंने चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया। लेकिन सप्लायर वो चेक हमारे बैंक के पास नहीं लेके जाता ताकि उसको क्लियर कर सके, तो बैंक ने ये पेमेंट एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं की होगी क्योंकि उसके पास तो चेक ही नहीं पहुंचा ना, या लेट पहुंचा। तो हमने जो अपने पास कैश माइनस किया है वो गलत माइनस कर दिया। हमने अपनी इस कैश की पेमेंट को रिवर्स करना होगा दोबारा इसको ऐड बैक करके। सिमिलरली लास्ट टाइम कुछ बैंक स्टेटमेंट में एरर्स हो सकते हैं वो भी अगर पता चल जाए तो उनको भी फिर एडजस्ट करना पड़ता है इस थर्ड स्टेप में। एंड फाइनली जब ये तमाम एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, अब हम कंपेयर करते हैं अपने इंटरनल कैश रिकॉर्ड को बैंक के रिकॉर्ड के साथ। अगर हमारा इंटरनल कैश रिकॉर्ड बैंक के रिकॉर्ड के बराबर हो गया, इक्वल हो गया, इसका मतलब है हमने रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस ठीक किया। अभी भी कुछ डिफरेंसेस अगर आते हैं तो या तो वी नीड टू लाइक रिपीट दिस बैंक रिकन्सिलिएशन प्रोसेस, और नहीं तो फिर इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस आई हैं जो कि फ्रॉड के केस में आती थी, जिनके ऊपर और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके हमने डिफरेंट रीजंस आइडेंटिफाई करने जिनकी वजह से ये डिफरेंसेस आए हैं। क्लियर होती है बात? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो हमने 2 स्टेप्स बेसिकली पढ़े, उनमें कैलकुलेशन करनी है। सेकंड स्टेप में कैलकुलेशन करनी है और थर्ड स्टेप में कैलकुलेशन करनी है। वो कैलकुलेशंस क्या है? जो सेकंड स्टेप में हमने सबसे पहले क्या करना था, कैश बुक को एडजस्ट करना होता है। तो हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक होता है। ये वो कैश की अमाउंट है जो कि कैश लेजर में रिपोर्ट हो रही थी। इसमें हम ऐड कर देंगे वो इन्फॉर्मेशन जो कि, या वो कैश की अमाउंट्स जो कि डायरेक्टली ऐड हो गई थी हमारे बैंक अकाउंट में। इस कैश की वैल्यू से माइनस करेंगे, लेस करेंगे वो तमाम पेमेंट्स जो डायरेक्ट अवे बैंक से हो चुकी हैं। कैश निकल चुका है, पे हो चुका है। तो हम ऐड क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रेडिट्स, ऐसे कैश की पेमेंट्स जो कि डायरेक्ट अवे डिपॉजिट्स जो डायरेक्ट अवे बैंक में हो गए थे। उसके अलावा हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन आवर डिपॉजिट। हमने जितना इंटरेस्ट अर्न किया बैंक ने वो डायरेक्ट अवे हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया था। अब हमें कैश बुक में वो कैश की वैल्यू में ऐड करना है। माइनस क्या करना है, बैंक चार्जेस माइनस करने हैं। ये वो बैंक चार्जेस हैं जो बैंक ने डायरेक्टली हमारे कैश से विड्रॉ कर लिए थे, पैसे निकाल लिए थे, पेमेंट्स कर ली थी। अब हम रिकॉर्ड करेंगे उसको अपने कैश बुक में, मतलब कैश के लेजर में। डायरेक्ट डेबिट्स, ऐसी डायरेक्ट पेमेंट्स जो बैंक ने चेक के थ्रू कर दी थी, वो बिज़नेस को नहीं पता थी, तो अब बिज़नेस का कैश रिकॉर्ड से वो पेमेंट्स माइनस होनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड एनी एरर इन द कैश बुक, जैसे हमने एग्जांपल दी थी 5,000 का यूटिलिटी बिल था जिसको कैशियर ने, जो बैंक का अकाउंटेंट था, उसने गलती से 4,000 लिख दिया था। तो मतलब मैंने अब 1,000 की पेमेंट और माइनस करनी है क्योंकि एक्चुअली पेमेंट तो हमने 5,000 की थी। मैंने अपनी पेमेंट को अंडरस्टेट कर दिया था ना, 5,000 की जगह गलती से 4,000 की पेमेंट लिखी थी। तो अब मुझे 1,000 और पे करना, शो करना है कि 1,000 और हमारे अकाउंट से माइनस हुए हैं, इसलिए हम लेस कर देते हैं एनी एरर इन द कैश बुक। ये वैल्यूज़ ऐड माइनस करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस आता है उसको हम कहते हैं बैलेंस एज पर करेक्टेड कैश बुक। थर्ड स्टेप में हमने अब इस करेक्टेड कैश बुक को इक्वल करना होता है बैंक स्टेटमेंट के, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। हम इसमें स्टार्ट करेंगे, जो लास्ट स्टेप में हमने बैलेंस एज पर करेक्टेड कैश बुक कैलकुलेट किया है, वहाँ से अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें ऐड कर देते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो हमने गलती से पेमेंट्स अपने इंटरनल कैश रिकॉर्ड में कर दी थी, और इसमें हम माइनस कर देते हैं वो कैश की एडिशन जो हमने गलती से अपने पास रिकॉर्ड की थी। गलती से रिकॉर्ड करने का मतलब है कि कोई ऐसी पेमेंट या ऐसी रिसीविंग जो हमने इंटरनली रिकॉर्ड की मगर एक्चुअली वो बैंक से अभी ट्रांसफ़र पैसे नहीं हुए, या एक्चुअली बैंक में वो कैश रिसीव नहीं हुआ, ठीक है ना।
तो हम ऐड इसमें करते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स मतलब ऐसे चेक की पेमेंट जो हमने चेक के थ्रू पेमेंट की, बिजनेस ने मतलब पेमेंट की, लेकिन ये कैश हमारे अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ, अकाउंट से माइनस नहीं हुआ, क्योंकि ये चेक हमारे बैंक तक पहुंचा नहीं है। तो इसको हम कह रहे हैं अनप्रेजेंटेड चेक। ये बैंक में जाके अभी ये चेक प्रेजेंट नहीं किया गया, चेक बैंक तक नहीं पहुंचा है। तो हमने जो पहले कैश में से वैल्यू माइनस कर दी थी वो गलत माइनस की थी, क्योंकि एक्चुअली पेमेंट अभी नहीं हुई है। तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड बैक कर देते हैं, मतलब दोबारा से ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई कैश रिसीविंग अपने पास रिकॉर्ड की थी इंटरनल रिकॉर्ड्स में, जो एक्चुअली हमारे बैंक में डिपॉजिट्स नहीं हुए हैं, इनको हम कहते हैं डिपॉजिट एंड ट्रांजिट। अब ये वैल्यू, क्योंकि हमने गलती से अपने कैश बुक रिकॉर्ड में, कैश के लेजर में ये वैल्यूज़ गलती से ऐड कर दी थी, एक्चुअली ऐड नहीं हुई है, क्योंकि ये चेक अभी कस्टमर बिजनेस के बैंक ने प्रोसेस नहीं किए हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इस किस्म की अमाउंट्स को माइनस कर देते हैं। सिमिलरली एरर्स इन बैंक स्टेटमेंट भी अपने करेक्टेड कैश बुक के बैलेंस से माइनस कर देते हैं। ये वैल्यूज़ ऐड और माइनस करके हमारे पास जो अमाउंट आएगी, ये आएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे जो अमाउंट रिपोर्ट हो रहा होगा, इट शुड बी इक्वल टू द कैश रिपोर्टेड इन योर बैंक स्टेटमेंट। अगर ये अमाउंट इक्वल टू बैंक स्टेटमेंट अमाउंट है, इसका मतलब हमने रिकन्सिलिएशन प्रोसेस ठीक कर दिया। अदरवाइज देयर वाज सम इशू इन द कैलकुलेशंस, जिसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो ये था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप इट मस्ट बी क्लियर। थैंक यू सो मच।